उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। पहले जब फसल आती थी तो बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनीतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। किसान समझदार है, वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। आज कोयले की इतनी कमी है कि जहाँ पर कोयला होता है वहाँ पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोयले की चोर बाज़ारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इस बात का पता लगा सकती है, परंतु वह पता नहीं लगा पाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाज़ार में सामान कम आएगा। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी
जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 3 सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्यों घट रही है? देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्या भगवान खाद के कारखाने लगाएगा? क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। सरकार कहती है कि वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई है। मैं इस बात को नहीं मानता। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वे तो ऐसा बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए। हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं। आज जिस प्रकार का वातावरण देश में है उसमें कुछ देश विरोधी तत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं। उनसे निपटने के लिए जिस प्रकार का संतुलित बजट और वित्त विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है, उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आयकर की चोरी करने वाले हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, जो करों की चोरी करते हैं, उन पर भी वित्त मंत्री को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो लोग भी इस देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। सभी आम गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है उसके अंतर्गत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिछाना चाहते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं वे बड़े
अच्छे ढंग से इस मंत्रालय का काम चला रहे हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी है उसको भी दूर करने की वह कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर रियासतें थीं, लेकिन आज वहाँ पर बैंकों का जाल बिछा हुआ है। एक बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ वहाँ हो गई हैं। इसी प्रकार से सारे देश में किया गया है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करना चाहती हैं। जिस प्रकार से इस देश के मज़दूरों को उकसाया जाता है और कारखाने बंद कराए जाते हैं और उत्पादन रोका जाता है, उसकी जिम्मेदारी उस तरफ बैठे हुए लोगों पर ही है, क्योंकि आंदोलन वे ही कराते हैं।